ऑल राइट, स्टार्ट करें बच्चों। यस सर। ओके, तो देखो एसएचएम की अगर हम बात करें तो हम लोगों को कुछ बेसिक चीजें पता है एसएचएम के बारे में, जैसे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम या पार्ट ऑफ ऑसिलेशंस होता क्या है। अगर कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, लेट्स से जैसे कि हमने एक ट्रेजेक्टरी ले रही है किसी पार्टिकल की, x इक्वल्स टू जीरो, हमने एक पोजीशन डिफाइन करी है उसकी, लेट्स से हमने किसी पोजीशन को ओरिजिन पे रख दिया है ना, या x इक्वल्स टू जीरो पे रख दिया, तुमने अपनी इच्छा से किसी पोजीशन को बोल दिया x इक्वल्स टू जीरो। अब वो पोजीशन क्या है, वो मीन पोजीशन है, यानी कि वो ऐसी पोजीशन है जहां पे आपका पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है ना, उस पे सारे फोर्सेस जो भी लग रहे हैं वो सब बैलेंस्ड आउट है। ठीक है, उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। अब तुमने क्या किया, इस पोजीशन से x डिस्टेंस उसको राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, x डिस्टेंस जब आप राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो ऑब्वियसली अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से वो क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है ना। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन से शिफ्ट होगा तो वापस से चाहेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन में आना, जहां पे उस पे फोर्सेस सारे क्या होंगे, बैलेंस्ड आउट होंगे। तो उस पे जो छोटा सा फोर्स लगेगा एफ फोर्स, वो कॉज करेगा उसमें एसएचएम। ठीक है, दैट इज द रीजन व्हाई द पार्टिकल विल बी ऑसिलेटिंग। ठीक है, अब ये जो फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एक्स के। माइनस एक्स क्यों लिया हमने, क्योंकि जनरली हमने जो डिस्प्लेसमेंट दिया है वो रिस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है ना। अब इस फोर्स को आप रिस्टोरिंग फोर्स भी बोलोगे। बात समझ में आती है सबको, क्योंकि रिस्टोर करना चाह रहा है, ये मीन पोजीशन पे फिर से लेके आना चाह रहा है ना। और मीन पोजीशन के अक्रॉस क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन या फिर छोटा ऑसिलेशन, ऐसा आप समझ सकते हो। ऑसिलेशन मतलब टू एंड फ्रो मोशन है ना, एक ही पॉइंट से बार बार पास होना किसी पार्टिकल का, किसी ऑब्जेक्ट का। अगर आप सिंपल हार्मोनिक मोशन या एसएचएम बोलते हो किसी मोशन को, तो यानी कि वो छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। ठीक है, बस ये छोटा सा डिफरेंस होता है एसएचएम में और ऑसिलेशन में। तो हम केवल इंपॉर्टेंट चीजों पे बात कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे यहाँ पे। तो मैं कुछ टर्म्स जो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्विंग में इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देता हूँ जल्दी से। ठीक है, जैसे कि हमने डिसाइड किया कि आपका जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस एक्स के, है ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ठीक है, के क्या है यहाँ पे, के इज जस्ट अ कांस्टेंट। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए जो कांस्टेंट तुमने यूज किया वो है, राइट। अब तुमको पता है कि तुम एफ को मास इंटू एक्सेलरेशन भी लिख सकते हो, तो तुमने एफ को लिखा एम इंटू ए, उसमें एम को तुमने डिनोमिनेटर में भेज दिया जस्ट टू फाइंड द एक्सेलरेशन। ये जो पार्टिकल है इस पे अगर फोर्स लग रहा है, कुछ भी रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू एक्सेलरेट एज वेल, है ना। एक्सेलरेशन होगा इस पार्टिकल में, ऐसे ऑब्जेक्ट में कुछ भी, तो वो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हो, ए इक्वल्स टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स। ठीक है, अभी तक हमने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, जो कि आपके लिए नई चीज है, आपको पता है ये सब चीजें ऑलरेडी। ये इक्वेशन याद रखेंगे एक तो, ए इक्वल्स टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स। इसी को फर्दर सॉल्व करते वक्त हम इक्वेशन बना सकते हैं एसएचएम की। कैसे बनाएंगे, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, है ना, क्योंकि dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है। अगर dx बाई dt को एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनता है, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, जिसको कि आप एक्सेलरेशन भी बोल देते हो, है ना। तो आपने a को लिख दिया पोजीशन और टाइम के टर्म में, ये माइनस के बाई एम एक्स आप ले गए लेफ्ट साइड में, और इक्वल्स टू जीरो आपने एक इक्वेशन बना दी, जिसको आप फर्दर सॉल्व करके लिख सकते हो x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इसमें ये वाला टर्म जो होता है वो क्या होता है, फेज, है ना, ये पढ़ा हुआ है आपने, अभी आगे डिफाइन भी करेंगे हम सब चीजों को। अच्छा, इस इक्वेशन में ये जो आपने इक्वेशन ग्रीन कलर में लिखी हुई है, इसमें ओमेगा स्क्वायर एक टर्म होता है जिसका वैल्यू होता है के बाय एम, या फिर के बाय एम जो तुमने ये टर्म निकाला है ना डिस्प्लेसमेंट के साथ में, इसको आप ओमेगा स्क्वायर भी बोल सकते हो। इसको आगे हम समझेंगे कि कैसे यूज करना है। ठीक है, अच्छा, तुमको पता है कि टाइम पीरियड तुम लिखते हो टू पाई अंडर रूट एम बाई के, इसमें सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। क्या है के, क्या है आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो अभी लिखा तुमने, ये स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं समझना है ना। स्प्रिंग्स की बात होगी तब स्प्रिंग कांस्टेंट भी आएगा, लेकिन ये स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है के, ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जो तुमने यूज किया है एसएचएम की इक्वेशन बनाने के लिए।
ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब ऑब्वियसली मोशन हो रहा है तो सारे पैरामीटर्स डिफाइन करने पड़ेंगे, जैसे कि अगर हमें निकालना है वेलोसिटी एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी अगर एसएचएम हो रहा है तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, इसकी वेलोसिटी कैसे कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं क्या, पोजीशन के रिस्पेक्ट में हो जाती है ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसमें ए आपको पता है एम्पलीट्यूड है, एक्सट्रीम पोजीशन को बोलते हैं, मीन पोजीशन से कितना दूर जा रहा है वो एम्पलीट्यूड होता है। तो अगर राइट साइड में जा रहा है तो लेट से आपने प्लस ए ले लिया, तो आपका लेफ्ट साइड में कितना हो गया, माइनस ए। क्या होता है ए, एम्पलीट्यूड। क्या होता है ये, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम कितना दूर जा पा रहा है आपका पार्टिकल या ऑब्जेक्ट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो वी क्या हो जाएगा, ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन द टर्म्स ऑफ पोजीशन। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में हमको निकालना है तो हम निकालेंगे ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी से। दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत इजीली। एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो मैक्सिमम हो जाएगी वेलोसिटी की, स्पीड की वैल्यू, और अगर एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए पुट करोगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली आप एक्सेलरेशन का भी इक्वेशन लिख सकते हो, a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा क्या है, k बाई एम, सॉरी ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या है, k बाई एम, ये याद रखना है। ये जो तुम इक्वेशंस लिख रहे हो ना, इसमें ओमेगा का वैल्यू क्या है, अंडर रूट k बाई एम, या फिर ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है k बाई एम, ये याद रखना, ठीक है। तो सिमिलरली आप स्पीड, एक्सेलरेशन और काइनेटिक एनर्जी डिफाइन कर सकते हो। हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हो तुम, तो v की जगह आप ये पुट कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द स्पीड दैट इट इज गेटिंग बाय गेटिंग डिस्प्लेस्ड। सिमिलरली इसकी कुछ पोजीशन होगी तो उसकी वजह से, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, विच विल बी इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। टोटल एनर्जी एसएचएम के केस में हम डिफाइन कर देंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पता है तुम लोगों को, जो कि कांस्टेंट रहेगी कंजर्वेशन की वजह से, है ना। कोई एक्सटर्नल फोर्स तुमने लगाया नहीं, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स ही लग रहा है जो कि एसएचएम करा रहा है। तो क्या हो जाएगा टोटल एनर्जी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, और इसका ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, अभी आगे पढ़ेंगे। ये चीजें आपने पढ़ी हुई है, बस एक क्विक रिवीजन के लिए हम इसको मतलब देख रहे थे एक बार। आगे चले, आगे चलें बच्चों, आवाज आ रही मेरी। तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है टोटल एनर्जी का। आपको इसमें पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, और ये दोनों मिलके आपका टोटल एनर्जी का ग्राफ बना रहे हैं। आपका कोई पार्टिकल है मीन पोजीशन से जो एसएचएम कर रहा है ए पे और फिर माइनस ए पे, है ना, दोनों टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि मीन पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, मिनिमम, और मैक्सिमम होती है काइनेटिक एनर्जी। और सिमिलर तरीके से आपका उल्टा हो जाएगा जब आप एक्सट्रीम पोजीशन पे जाओगे, यानी कि एम्पलीट्यूड के बराबर आपकी पोजीशन हो जाएगी, या मैक्सिमम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मीन पोजीशन से, ठीक है। तो ये ग्राफ याद रखना भाई। अच्छा, इसमें हो सकता है कि इस ग्राफ को ऊपर शिफ्ट कर दे, यानी कि अभी तो हमारे पास x इक्वल्स टू 0 पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है पार्टिकल की, लेकिन हो सकता है कि x इक्वल्स टू 0 पे कुछ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दे दे तुम्हें पार्टिकल, है ना, कभी कभी हो सकता है वो शिफ्ट कर दे पार्टिकल को। तो एट मीन पोजीशन यहां से आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, एंड अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। ग्राफ पे क्वेश्चन बन सकता है इस चीज में, ये सोच के मत चलना कि सर मीन पोजीशन पे तो 0 ही होती है, ठीक है। अगर आपको सवाल में दिया हुआ है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इक्वेशन में या क्वेश्चन में मेंशन होगा कि मीन पोजीशन पे या x इक्वल्स टू 0 पे तुम्हारे पास इनिशियली भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी बॉडी पे, तो फिर ग्राफ आपका थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, एक बेसिक तरीका समझते हैं जिससे हम डिफाइन कर पाएंगे टाइम पीरियड वगैरह, और एसएचएम में क्या क्या चीजें यूज होती हैं उन सबको हम समझ पाएंगे, ठीक है। तो आपने मीन पोजीशन ली x इक्वल्स टू 0, यहाँ से आपका पार्टिकल चलना स्टार्ट किया, है ना, आपका जो भी ऑब्जेक्ट था, बॉडी था, वो चलना स्टार्ट किया, है ना। अब वो कर रहा है टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन या एसएचएम जब वो करेगा तो वो मीन पोजीशन से जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे और फिर से लौटेगा, लौटेगा और फिर पास करेगा और फिर दूसरी एक्सट्रीम पे जाएगा और फिर से लौटेगा। ये होता है एसएचएम का तरीका, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हम डिफाइन करने वाले हैं, जैसे कि टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द हाफ एम्पलीट्यूड या हाफ एक्सट्रीम,
एक्सट्रीम तो हो गया x इक्वल्स टू ए से दूर तो जा नहीं सकता, जैसे ए पे जाएगा वहां से उसको लौटना है, दोबारा रिटर्न होना है। लेकिन इतना डिस्टेंस जब वो कवर कर रहा है तो उसका हाफ डिस्प्लेसमेंट a/2 कवर करने में कितना टाइम लगेगा, उस टाइम को बोलते हैं t1 लेट से। तो t1 हमको निकालना है, ठीक है। अब हम अभी जो हमने पहले सॉल्व किए ये सारे फॉर्मूले, इससे हमने ये तो निकाल लिया कि x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू a पे पहुंचने में उसको लग रहा है t/4 टाइम, ठीक है। t/4 टाइम लग रहा है उसको मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचने में। और हमको पता है कि इसकी इक्वेशन क्या होती है एसएचएम की, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। तो हम x की जगह क्या रख देंगे a/2। तो किसके लिए, जब आधी पोजीशन पे हाफ डिस्प्लेसमेंट पे हमें टाइम निकालना है, t1 निकालना है ना। तो आपका a sin ओमेगा t की जगह क्या हो जाएगा, a sin ओमेगा t1। तो यहां से आप t1 निकाल सकते हो, t1 आपका आ जाएगा t/12। समझ में आया सबको, t1 वुड बी t/12, है ना। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एसएचएम की, जो कि आपको यूज करनी है, आपको निकलवा सकता है वो किसी भी पोजीशन पे टाइम निकलवा सकता है, ठीक है। तो आप ऐसे निकालो। सिमिलरली a/2 से a तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो होगा t/6। ये कैसे निकाला हमने, टोटल टाइम लग रहा था t/4, इसमें से माइनस कर दिया t1, तो क्या बचेगा, t2 बचेगा, विच इज t/6। ये समझ में आया सबको, टाइम निकालना समझ में आया। इक्वेशन ऑफ एसएचएम की हेल्प से हम इसको निकालना सीखेंगे, ठीक है। एग्जाम में भी यही यूज करना है सेम चीज। अच्छा, अगर हम फेज की बात करें तो इनिशियली x इक्वल्स टू 0 पे तो 0 था आपका फेज, ठीक है। t इक्वल्स टू 0 पे निकाला है आपने, t इक्वल्स टू 0 पे आपका लेट से फेज 0 था, ठीक है। अब आपका फेज चेंज होगा जैसे जैसे आपकी पोजीशन चेंज होगी पार्टिकल की। तो एसएचएम कर रहा है, पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे गया तो π/2 तक उसने फेज चेंज किया। अब π/2 से वापस आएगा पाई, ऑब्वियसली π/2 उसको और लगा फेस चेंज, वापस से मीन पोजीशन पे आ गया। पाई पे फिर से प्लस π/2 आप करोगे तो फिर से दूसरे एक्सट्रीम पे चला जाएगा, और वहां से लौटने में फिर से प्लस π/2 आप करोगे तो 2π एक पूरा कंप्लीट ऑसिलेशन बोलते हैं इसको ना, वन ऑसिलेशन, कंप्लीट ऑसिलेशन उसने कवर कर लिया। फिर से जब वो मीन पोजीशन पे आया, दोबारा जब मीन पोजीशन पे आएगा, मतलब एक बार स्टार्ट किया, एक बार आया, फिर दोबारा जब आएगा तब वो कंप्लीट हो जाएगा उसका एक ऑसिलेशन, ठीक है। आगे चलते हैं, टाइम पीरियड कैसे कैसे निकाल सकते हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो दो तरह के एसएचएम जनरली हम पढ़ते हैं, लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम। लीनियर एसएचएम वो होता है जिसमें कि डिस्प्लेसमेंट लीनियर होता है, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है हमें, है ना। मीन पोजीशन से लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जैसे ये x इक्वल्स टू 0 है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, कोई एंगल नहीं बना रहा है आपका ये अपने पाथ के साथ में। जबकि एंगुलर एसएचएम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा थीटा, जो कि बहुत स्मॉल होगा, है ना। मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट तो होगा लेकिन बहुत स्मॉल होगा। ये चीज लीनियर में भी होगी। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है मीन पोजीशन से तो वो एसएचएम नहीं बोला जाता उसको, फिर वो ऑसिलेशंस हो जाते हैं, या फिर वो टू एंड फ्रो मोशन बोला जाता है ना। एसएचएम का मतलब ही यही है कि छोटा ऑसिलेशन, डिस्प्लेसमेंट कम होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको जल्दी जल्दी कवर करते हैं। फाइंड लीनियर एक्सेलरेशन, एफ इक्वल्स टू एम ए यूज करो, लीनियर एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना। और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आ जाता है, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा से, अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, पता है तुम्हें। दो चीजें इसमें याद रखनी है, जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर। अब इसमें ओमेगा स्क्वायर क्या है, कोई कांस्टेंट, याद करो यहाँ पे हमने k/m को लिखा था ओमेगा, k/m को लिखा था ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स के, लेकिन अगर आप इक्वल्स टू का साइन लगाना चाहोगे तो आपको माइनस टाइम्स माइनस एक्स के लिख दो। यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस टाइम्स सम कांस्टेंट इनटू एक्स, और देन सम कांस्टेंट इज ओमेगा स्क्वायर, जो आप डिफाइन कर चुके हो ऑलरेडी k/m से, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे जाएगी, इसका भी जो कांस्टेंट है वो ओमेगा स्क्वायर ही होगा, ऑल्दो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा थीटा के, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। टाइम पीरियड यू ऑलरेडी नो 2π/ओमेगा होता है, ये याद रखना, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल है यहाँ पे, इसलिए आगे चलते हैं। स्प्रिंग की बात करते हैं, सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं जिसपे सवाल बनते हैं, ठीक है। डायरेक्टली अब हम उन पे आ जाते हैं जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं, ताकि हम क्वेश्चन सॉल्विंग कर सकें। लेट्स से आपका कोई m मास का ऑब्जेक्ट है जो कि स्प्रिंग से टायर्ड अप है, जिसका की स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है k, ठीक है। आपने क्या किया, वही एसएचएम कराने के लिए इसको आगे की तरफ पुश कर दिया x से,
है ना, एक्स डिस्प्लेसमेंट आगे देती है। अब तुमको पता है स्प्रिंग से लगा हुआ है वो, तो स्प्रिंग में एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है विच इज एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स। स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं इसको, पता है ना सब बच्चों को ये। एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है ना स्प्रिंग में, विच इज कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स। तो जैसे ही आपने एम मास के ऑब्जेक्ट को आगे डिस्प्लेस किया, उसमें स्प्रिंग में एक स्प्रिंग फोर्स जनरेट होगा, रीस्टोरिंग फोर्स, विच विल कॉज द एसएचएम। ठीक है, बिकॉज एम मास का भी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा बिकॉज ऑफ दैट रीस्टोरिंग फोर्स। अब तुम एफ को माइनस के एक्स तो लिखोगे सही, तुम एफ को एम ए के बराबर भी लिख सकते हो बिकॉज ऑफ दैट मास। जो एम मास का ऑब्जेक्ट है आपका, एम मास का जो भी बॉडी है आपका, वो भी एक्सेलरेट करेगा ना बेटा जब उस पर फोर्स लगेगा तो। और कितने से एक्सेलरेट करेगा, ए से। और जो फोर्स लग रहा है उस पर, वो कितना लग रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन का। ये बात समझ में आती है सबको, राइट। और जो रिस्टोरिंग फोर्स है वही तो लग रहा है एम ए के बराबर। तो एम ए को इससे इक्वेट करना पड़ेगा माइनस के एक्स से। स्प्रिंग फोर्स को ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्स से इक्वेट करना पड़ेगा क्योंकि सेम फोर्स है जो कि दोनों पे लगा। तो एम ए इक्वल्स टू माइनस के एक्स हो गया, यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा, फिर से वही जो इक्वेशन तुमने ऊपर डिफाइन करी थी, माइनस के बाय एम इंटू एक्स। और के बाय एम क्या है, ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से आप टाइम पीरियड लिख सकते हो, सिंस टाइम पीरियड आपको पता है 2 पाई ओमेगा होता है, 2 पाई इंटू अंडर रूट एम बाई के। ये क्लियर है सबको टाइम पीरियड की इक्वेशन। तो कोई भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो है आपका, वो एसएचएम करेगा विद द टाइम पीरियड ऑफ 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। इज दिस क्लियर विद एवरीवन। यहाँ पे के क्या है बच्चों, कोई कोई बता सकता है यहाँ पे के क्या है ये। इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। नहीं समझ में आया। अरे आपने एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स जो लिखा है वो स्प्रिंग फोर्स ही तो लिखा है, उसमें के स्प्रिंग कांस्टेंट ही तो होता है इस केस में, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है। पर जनरलाइज थोड़ी कर सकते हैं हम, कहीं पे स्प्रिंग नहीं भी लगी होगी तो भी तुम स्प्रिंग कांस्टेंट थोड़ी मान लोगे, ऑल्दो से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर स्प्रिंग नहीं दे रखी तो न्यूमेरिकल में वो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू देगा भी क्यों, है ना। उससे कोई क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं आने वाले, आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं हो जाएगा। लेकिन थ्योरेटिकली हमें समझने की जरूरत है ना। हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, इसलिए आपको बताया। ठीक है, आगे चलें। सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं। सिंपल पेंडुलम में अगर एसएचएम हो रहा है कैसे होगा, वही मीन पोजीशन पे रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है चुपचाप अपने सारे फोर्स बैलेंस करके पेंडुलम। तुमने क्या किया, पेंडुलम को ऊपर उठाया और छोड़ दिया, है ना, डिस्प्लेस कर दिया उसको। थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, छोटा डिस्प्लेसमेंट दिया तुमने, बहुत ज्यादा नहीं दिया। ऐसे नहीं आपने पेंडुलम को ऐसे ऊपर उठा के छोड़ दिया, बिल्कुल हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दिया, ऐसे बिल्कुल हल्का सा। थीटा वॉज वेरी स्मॉल, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट इनफ था टू कॉज द एसएचएम। कैसे होगा, जैसे आपने थीटा डिस्प्लेसमेंट दिया, उसके ऊपर एक mg sin थीटा फोर्स लगेगा। mg नीचे लग रहा है तो mg sin थीटा फोर्स लगेगा, जो उसको की लेफ्ट की डायरेक्शन में, अगर आपने राइट में दिया है डिस्प्लेसमेंट तो लेफ्ट डायरेक्शन में पुल करेगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। समझ में आती है सबको ये बात, है ना। सो दैट mg sin थीटा will be causing the movement, further movement of the pendulum, and also there will be a torque, there will be a torque across the point O। ये जो O पॉइंट दिख रहा है आपको, इसके अक्रॉस एक टॉर्क जनरेट होगा। ठीक है, टॉर्क क्यों जनरेट होगा भाई, टॉर्क होता क्या है, आर क्रॉस एफ ही तो होता है। तो एक आर तो आपका हो गया एल, ओ पोजीशन से आपका जो स्ट्रिंग है, आपका जो स्ट्रिंग है वो इस बॉब से बंधा हुआ है, पेंडुलम बॉब से। अब इस बॉब पे अगर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, जो कि आपके आर के परपेंडिकुलर है, तो कुछ ना कुछ टॉर्क जनरेट होगा ना बेटा। तो उस टॉर्क को क्या लिख दोगे तुम, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, है ना, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा माइनस एम जी साइन थीटा इंटू एल। डिस्प्लेसमेंट आपने अलग डायरेक्शन में करी थी, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग माइनस एम जी साइन थीटा इंटू एल। ठीक है। अच्छा, टॉर्क को आप आई अल्फा भी लिखते हो, ये पढ़ के आए हो आप लोग रोटेशन में, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, है ना। और आई जो होता है वो क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके अक्रॉस होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अक्रॉस निकालेंगे हम, ओ पॉइंट के अबाउट। किसके अबाउट निकालेंगे बच्चों, ओ पॉइंट के अबाउट। रीजन क्या है उसका, क्योंकि ओ पॉइंट के अबाउट ही तो टॉर्क लग रहा है। ये क्लियर है, जो मैं बोल रहा हूँ सब समझ में आ रहा है या डाउट है इसमें कुछ, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बेटा अगर नहीं पढ़ना है तो आप जा सकते हैं क्लास से, कोई इशू नहीं है, यू कैन लीव द क्लास, देयर इज नो प्रॉब्लम।
बट आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ही बात कर रहा हूँ, तुम लोग कुछ कर भी नहीं रहे हो, मुझे लगता भी नहीं आप सीरियस हो नीट के लिए ऑल दो, बट ठीक है आप क्लास लेने आ रहे हो तो मैं पढ़ा रहा हूँ। बट अगर आप लोग को लगता है कि आप क्लास में आए हो और अपना टाइम देने आए, मतलब दे रहे हो आप कुछ इंपॉर्टेंट टाइम अपना, तो एटलीस्ट उसको यूटिलाइज तो करो। समझ में आ रहा है? आगे चलें। सर। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखते हैं, अगर पॉइंट ओ के अबाउट हम टॉर्क निकाल रहे हैं आर डिस्टेंस पे, लेट से हमारा जो एम मास है वो आर डिस्टेंस दूर है उस पॉइंट के अबाउट जिसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, तो हम क्या लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम इंटू आर स्क्वायर लिखते हैं, है ना। अब ये जो एम आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आर की जगह क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, क्योंकि आपका बॉब एल लेंथ दूर है। तो आई की वैल्यू क्या आ गई, एम एल स्क्वायर, अल्फा की जगह अल्फा रखा, माइनस एम जी एल इंटू थीटा। साइन थीटा को थीटा क्यों लिखा है हमने, क्योंकि स्मॉल एंगल लिया है, वी कैन राइट दिस, ठीक है। यहां से अल्फा आ जाएगा एम और एल दोनों तरफ कट हो गया, उससे आ गया अल्फा माइनस जी बाई एल इंटू थीटा, और जी बाई एल को आप ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हो। यहां से ये फॉर्मूला डिराइव होता है जो तुम यूज कर रहे हो, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी फॉर सिंपल पेंडुलम, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। एसएचएम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब इसमें जो जी होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको हमेशा इफेक्टिव जी लेना है, वो आगे डिस्कस करेंगे हम आगे। एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले लेते हैं अंडर प्रेजेंस ऑफ कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स मतलब कोई फोर्स लग रहा है आपकी स्प्रिंग पे, कोई कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, जैसे तुमने यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन लिया, वहां से तुमने टाई कर दिया स्प्रिंग को, इंक्लाइन प्लेन पे आपने बांध दिया स्ट्रिंग को, ऐसे टाई कर दिया, और उससे एम मास का ब्लॉक कनेक्ट कर दिया। तो अगर तुमने एम मास का ब्लॉक कनेक्ट कर दिया तो ऑब्वियसली इस पे एम जी लगने वाला है इधर, और एम जी साइन थीटा लगने वाला है इधर, है ना। तो जो फोर्स लग रहा है डाउन द स्लोप, वो इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करने का ट्राई करेगा, एलोंगेशन आएगा इसके अंदर, जिसकी वजह से एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, और वही फोर्स रीजन बन जाएगा एसएचएम का, ठीक है। अब इस केस में आपको पता होना चाहिए कि सिंस ये mg इसको नीचे खींच के रहेगा, रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो तो रहा है, लेकिन आपका जो mg है वो इसको नीचे शिफ्ट कर ही देगा। इसकी वजह से क्या हो रहा है, बेसिकली मीन पोजीशन चेंज होगा, सारे रिजल्ट सेम रहेंगे, फॉर्मूला वगैरह सब सेम रहेंगे, लेकिन मीन पोजीशन चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब तुम हॉरिजॉन्टल रख रहे थे, स्प्रिंग से बांध के तुम हॉरिजॉन्टल रख रहे थे, तो आपका कोई कांस्टेंट फोर्स नहीं लग रहा था, आपने अगर डिस्प्लेस करा भी तो आपने डिस्प्लेसमेंट के बाद फोर्स हटा दिया अपना, इज दैट राइट। क्या आप कोई कांस्टेंट फोर्स लगा रहे थे आपके ऑब्जेक्ट पे, नहीं, लेकिन अब आप लगा रहे हो, कौन सा फोर्स लगा रहे हो, ग्रेविटी का, है ना, या फिर कुछ और भी अगर आप लगा रहे हो तो, बट यू आर अप्लाइंग कांस्टेंट फोर्स। एक होता है डिस्प्लेसमेंट मैंने दिया और हटा दिया हाथ, एक होता है कि मैंने ग्रेविटी के अंडर रख दिया पेंडुलम को या फिर स्प्रिंग मास ब्लॉक को, तो वो हमेशा ग्रेविटी तो लगेगी सही, तो उससे क्या होगा, सारे रिजल्ट सेम रहेंगे लेकिन मीन पोजीशन चेंज हो जाएगी, है ना, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट अब थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो गया है। ये बात समझ में आती है सबको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, अगर ये समझ में आती है तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे बहुत सारे, ठीक है। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? यस सर। ठीक है। सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट फोर्स आपको ये बात ध्यान देनी है कि सारे पैरामीटर सेम रहते हैं, सब चीजें सेम तरीके से निकलेंगी, लेकिन मीन पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी। तो ये जरूरी नहीं है ग्रेविटी की वजह से ही हो रहा हो, आपने यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है, और ये एम मास का ब्लॉक लेट से क्यू चार्ज का था, इस पे चार्ज था क्यू, तो एफ एफ इक्वल्स टू क्यू ई एक फोर्स लगेगा, है ना, जो कि इसको अपनी मीन पोजीशन से शिफ्ट कर देगा। आई होप कि ये सबको क्लियर है बात, ठीक है। तो सारे केसेस में टाइम पीरियड तो 2 पाई अंडर रूट एम बाई के ही होगा, लेकिन मीन पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी। आगे चलते हैं, कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। अब कॉम्बिनेशन की तुम बात कर चुके हो ऑलरेडी, मतलब तुम पढ़ चुके हो स्प्रिंग को एनएलएम में, कि जब सीरीज में होता है तो आप कैसे लिखते हो, के इक्विवेलेंट K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, और जब पैरेलल में होता है तो आप डायरेक्टली ऐड कर देते हो। ये पढ़ा हुआ है ना सबने कि स्प्रिंग कांस्टेंट को कैसे, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, है ना, सीरीज और पैरेलल में। लेकिन ये हमने पढ़ा था एनएलएम में, और हमें केवल दो ही तरीके पता थे, दो ही तरीके पता थे, मतलब अगर आपको सीरीज में दिख रही है स्प्रिंग या पैरेलल में दिख रही है स्प्रिंग, तभी आप उसको बता सकते थे कि भाई के इक्विवेलेंट जो है वो सीरीज या पैरेलल के हिसाब से निकालना है।
लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको दिख रहा हो तो ही वो सीरीज है पैरेलल में हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन है आपका, हेयर स्टिल K1 एंड K2 आर इन पैरेलल, ये जो कॉम्बिनेशन है ना आपका, ये भी एक पैरेलल कॉम्बिनेशन यील्ड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो उसको याद रखना। सिमिलरली यहाँ पे जो ये दोनों स्प्रिंग्स हैं, ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन यील्ड करेंगे, नहीं यहाँ पे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन यील्ड करेंगे, और इसके साथ में ये दोनों से ये दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन यील्ड करेगा। लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में। ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में। और ये m मास के ब्लॉक के अक्रॉस जो है वो क्या है, पैरेलल में। तो ये याद रखना, ये जो कॉम्बिनेशन है आपको इस तरह का, ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है अक्रॉस द मास m। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प मिलेगी। फिर तो आप ये फॉर्मूला लगा के निकाल ही लोगे, उसमें कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये याद रखना कि कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन यील्ड करता है। आगे चलते हैं। अगर स्प्रिंग कट का एक ऑप्शन तुम्हें दे दिया केस कि स्प्रिंग कट कर दिया है तुमने, ठीक है, जिसमें के और एल जो है कांस्टेंट है। के और एल कांस्टेंट मतलब अगर आपने स्प्रिंग को कट भी कर दिया, लेट्स से के थी उसकी कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, और एल थी लेंथ स्प्रिंग की, तुमने कट करके दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, L1 L2 की लेंथ बना दी दो। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट एंड लेंथ कांस्टेंट रहने वाला है हमेशा। जैसे कि K इंटू एल बराबर होगा इस नए वाले K1 L1 के और K2 L2 के भी, ठीक है, कांस्टेंट रहने वाला है हमेशा। कॉन्सेप्ट है छोटा सा, आपको हेल्प करेगा काफी। टू ब्लॉक सिस्टम की अगर हम बात करें, दो ब्लॉक आपने कनेक्ट कर दिए स्प्रिंग से, तो फिर एसएचएम कैसे निकालोगे? तो जब दो ब्लॉक हम कनेक्ट कर देते हैं स्प्रिंग से, तो हमारा ऑल ओवर मास थोड़ा सा कम हो जाता है। रिड्यूस मास का हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जो कि हम लिखते हैं m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। दीज आर जस्ट नोट्स टू हेल्प यू आउट। अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के, तो आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना, ठीक है, इसलिए आपके नोट्स में मेंशन रही है। तो अगर समझ में नहीं आ रहे तो ज्यादा परेशान मत हो ना, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है इनके सवाल बनने की, लेकिन अगर बन जाते हैं तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया, एक m मास का ब्लॉक है, 2m मास का ब्लॉक है, दो स्प्रिंग कनेक्टेड है k और 2k वाली। तो आप 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k की जगह क्या लिखोगे, म्यू रिड्यूस या m रिड्यूस अपॉन k इक्विवेलेंट। और म्यू रिड्यूस कैसे लिखते हैं, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m। ये याद रखना, ठीक है। और मासेस कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे m1 m2 m3 अपॉन m1 प्लस m3 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कई बार आपका जो स्प्रिंग का सिस्टम है या ब्लॉक का सिस्टम है या जो भी आपका सिस्टम एसएचएम कर रहा है, वो किसी दूसरे मीडियम में रख दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपने ब्लॉक को रख दिया लिक्विड में। ध्यान से समझना इस चीज को, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। ब्लॉक रख दिया तुमने जिसकी लेंथ एल थी लिक्विड में, इनिशियली वो रेस्ट पे था, लिक्विड का डेंसिटी भी दिया हुआ था, ब्लॉक का डेंसिटी भी दिया हुआ था। तुम्हारा ब्लॉक एच हाइट तक सबमर्ज था पानी में या लिक्विड में, यानी कि एच हाइट तो उसकी नीचे थी और एल माइनस एच उसका ऊपर पोर्शन था लिक्विड के बाहर। अब तुमने क्या किया, इसको हल्का सा पुश दे दिया नीचे, एक्स डिस्प्लेसमेंट दे दिया नीचे, है ना, ब्लॉक को तुमने नीचे ऐसे पुल कर लिया। अब तुम पुल करोगे तो बाइंड फोर्स की वजह से ऊपर की तरफ मूव करेगा वो। ये बात समझ में आनी चाहिए सबको भाई। वैसे तो इक्विलिब्रियम में था वो, बाइंड फोर्स तो तब भी लग रहे थे, लेकिन वेट के साथ में इक्विलिब्रियम में था वो। अब सिंस आपने अपने ब्लॉक को पुल कर लिया है नीचे, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, छोटा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, दैट विल कॉज द इम्बैलेंस ऑफ फोर्सेस। और वो इम्बैलेंस ऑफ फोर्स क्या करेंगे, उसको एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करा के देंगे, जो कि एसएचएम कॉज करेगा उस ऑब्जेक्ट में, है ना। वो ब्लॉक ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऑसिलेट करेगा लिक्विड में। तो उसका टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं हम, 2 पाई अंडर रूट एच अपॉन जी। एच क्या है, द हाइट of the block, that is the depth of the block by which it is dipped in the liquid, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो मास अपॉन एरिया इंटू ROL से भी, क्योंकि तुम्हें पता है डेंसिटी होता है मास इंटू वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो उसको आप यूज कर सकते हो। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, इनिशियल पोजीशन पे, इस वाली पोजीशन पे ये केस होल्ड करता है, तो इसको यूज कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज दिस फॉर्मूला विल डू, एसएचएम की अगर बात हो रही है तो,
ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सिमिलरली अगर पिस्टन और सिलेंडर के क्वेश्चन आ गए तो ऐसे डील करने, ठीक है। आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, जो भी प्रोसेस आपको बताया गया है क्वेश्चन में, देखो मैंने सारे एग्जांपल्स भी लिए हुए हैं यहाँ पे, तो ये कोई अलग से टॉपिक्स नहीं है, ये एग्जांपल्स हैं। तुमको अगर रेफरेंस के लिए चाहिए तो यहाँ पे नोट्स में मेंशन है, इसलिए यहाँ पे लिए गए, ठीक है। उसको यूज कर लेना क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। आगे चलते हैं। एसएचएम इन टनल इन अ प्लैनेट। कई बार क्या होता है कि आपको प्लैनेट बेस्ड क्वेश्चन दे देता है एसएचएम का, कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक वर्चुअल टनल में एसएचएम कर रहा है। कोई टनल बना दिया तुमने अक्रॉस द अर्थ, जैसे कि ये प्लैनेट अर्थ था लेट से, तो तुमने अक्रॉस द इक्वेटर लेट से एक टनल बना दिया जो कि लेफ्ट साइड से राइट साइड तक तुमको लेके जा सकता है। तो कोई बॉडी अगर एसएचएम कर रही है इस टनल में, तो बहुत मैसिव बॉडी होगी कोई लेट से एसएचएम कर रही है, तो आपको ये याद रखना है कि वो इक्वेटर के अक्रॉस करे या किसी कॉर्ड के अक्रॉस करे। ये कोई कॉर्ड हो जाएगी ना आपकी, अगर इसको सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आप कंसिडर करते हो, तो अगर ये डायमीटर है तो ये कॉर्ड हो जाएगा। तो वो किसी कॉर्ड के अक्रॉस करे या डायमीटर के अक्रॉस करे, आपका टाइम पीरियड सेम रहने वाला है, विच इज 2π√r/g। r क्या है? रेडियस ऑफ दिस प्लैनेट। और स्मॉल g क्या है? gm/r²। ये क्लियर है सबको? ठीक है। Yes, sir. प्लैनेट बेस्ड क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन अगर आ जाते हैं इनकेस तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, चार्ज के ऊपर एसएचएम, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। ये सारे केसेस हैं, आपको इस बात समझ में आ रही होगी कि मैंने बहुत सारे केसेस लिए हैं ताकि आप लोग एसएचएम के ऊपर बनने वाला कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करो, है ना, सारी चीजें आपको पता हो। अब तुमने यहाँ पे क्या कर दिया, सिस्टम में क्यू चार्ज लिया दोनों तरफ, और बीच में एक माइनस क्यू चार्ज रख दिया, माइनस कैपिटल क्यू चार्ज रख दिया यहाँ पे, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस पे आपने माइनस क्यू चार्ज रख दिया। अब अगर आप इसको हल्का सा डिस्प्लेस करोगे, अभी तो आप बराबर डिस्टेंस और बराबर चार्ज के बीच में आपने रखा है, तो इक्विलिब्रियम में रहेगा ये, जितना ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा उतना ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा। लेकिन अगर आपने ऊपर डायरेक्शन में इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो जो दोनों फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर, वो इसको क्या करेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेंगे, जिसकी वजह से ये ऊपर से नीचे भी आएगा, और नीचे भी आएगा तो वापस से ऊपर जाएगा, यानी एसएचएम करना चालू कर देगा। तो किसी भी स्मॉल डिस्टर्बेंस के लिए आप निकाल सकते हो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन या एसएचएम, विच इज 2π√md³ 2k Q इंटू स्मॉल q। और यहाँ पे k जो है वो आपका वो है 1/4πε0, ठीक है, जो हम जनरली लिखते भी थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये आप यूज कर सकते हो बेसिकली, छोटा सा एग्जांपल ये है एसएचएम का। लास्ट हम पढ़ते हैं सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम। वैसे तो इस पे क्वेश्चंस कम आते हैं, नहीं आते हैं, लेकिन अगर इनकेस आ जाए तो कैसे टैकल करेंगे। आपको पता है x = a sin ωt होता है आपका इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो लेट से आप लिख रहे हो y = a1 sin ωt प्लस a2 sin ωt, दो अलग अलग एसएचएम को आप मर्ज कर रहे हो, उनका सुपर पोजिशन निकालना चाहते हो, उनका समेशन निकालना चाहते हो। तो आपने क्या कर दिया, सिंपली दोनों इक्वेशन को, पोजीशन निकालने की दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। अब इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एक के मुकाबले, जैसे आपने A1 ले लिया ये हॉरिजॉन्टल पे रेफरेंस के लिए, तो आपका जो A2 वाला एसएचएम है ना, जिसका एम्पलीट्यूड A2 है, वो फाई के फेज चेंज के साथ में एसएचएम कर रहा है, यानी कि जो दोनों के बीच में कितना एंगल का चेंज है, कितना डिफरेंस है, फाई का। तो आप नेट निकाल सकते हो कि ए नेट कितना आएगा बिकॉज ऑफ A1 एंड A2, है ना। और ये जो ए नेट आएगा, ये आप बोल सकते हो कि थीटा के एंगल पे होगा A1 से, है ना, इतने फेस पे होगा ये। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, y = a net sin ωt प्लस थीटा। थीटा निकाला जा सकता है इस फॉर्मूले से, है ना? कुछ नहीं, जो आपने वेक्टर्स में पढ़ा हुआ है सब चीजें वही यूज करी हमने यहाँ पे। ऑल्सो नेट एम्पलीट्यूड भी आप रिजल्टेंट से निकाल सकते हो, a1² प्लस a2² प्लस a1 a2 cos phi, जो कि आपको पता है ऑलरेडी फॉर्मूला, है ना। और ये हेल्पफुल भी है काफी, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, दो अलग अलग एम्पलीट्यूड दिए हुए A1 A2, यहाँ पे A1 बना दिया 3 पे x एक्सिस पे, y एक्सिस पे लेट से 4 बना दिया आपने A2। ωt प्लस 30 डिग्री दे रखा है A1 वाले का, और ωt प्लस 120 दे रखा है A2 वाले का। तो इसका फेज डिफरेंस आ जाएगा 90 डिग्री का। ये सबको समझ में आ रहा है? 120 माइनस 30 कितना आ जाएगा, 90 आएगा ना, इसमें से ये माइनस कर देंगे सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला लेट से, तो 90 डिग्री का आ गया इसमें फेज डिफरेंस, ठीक है। और यहाँ से रिजल्टेंट आप निकाल लोगे।
आगे चलें बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है अभी तक जो पढ़ा उसमें? जल्दी से बताओ ना। एसएचएम कंप्लीट हो चुका है, एसएचएम का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है, फिर क्वेश्चंस करेंगे इस पे वेव कंप्लीट करके। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। कूल। जल्दी से वेव भी रिवाइज कर लेते हैं ताकि कुछ क्वेश्चन कर सकें। तो वेव्स जब हम पढ़ते हैं तो हमको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए वेव्स होता क्या है। वेव्स कुछ नहीं, बस एक तरीका है ट्रांसमिट करने का एनर्जी को। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एनर्जी ट्रांसमिट करने का तरीका जो है वो वेव्स। ठीक है, वेव्स ट्रांसमिट क्या करता है? एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, तो इसको ट्रैवलिंग वेव्स भी बोला जाता है इसलिए। ठीक है, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर कर रहा है। जनरली हमारे सिलेबस में जो है वो दो तरह की वेव्स है जो हम पढ़ते हैं। एक तो होती है ट्रांसवर्स वेव, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। दोनों में जो डिफरेंस है वो समझते हैं, बेसिक डिफरेंस। ट्रांसवर्स वेव की जब हम बात करेंगे तो इट इज नथिंग बट द डिस्टर्बेंस travels in x direction but particle moves in perpendicular to x direction which could be y direction or z direction। कहने का मतलब क्या है, जब ट्रांसवर्स वेव की बात हो रही है तो आपकी वेव जो है वो तो मूव कर रही है एक्स डायरेक्शन में, पर इस वेव पे जो पार्टिकल है वो मूव कर रहे हैं इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये वेव हो जाएगी ट्रांसवर्स वेव, है ना। डिस्टर्बेंस जो है वो जा रहा है एक्स डायरेक्शन में, यानी कि आपका जो इंफॉर्मेशन है या जो एनर्जी है वो ट्रांसमिट हो रही है लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन आपका जो पार्टिकल है, इंडिविजुअल पार्टिकल को जो आप देखोगे इस वेव में, वो ऊपर नीचे जा रहा है। ऊपर नीचे मतलब परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस जाएगा। ठीक है, इसको हम जनरली स्ट्रिंग वेव्स भी बोलते हैं। स्ट्रिंग वेव्स क्यों? क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि एक स्ट्रिंग अगर हम ले लें, एक धागा ले लें और धागे को ऐसे झटका दें, है ना, जस्ट टू क्रिएट सम डिस्टर्बेंस, तो उसमें वेव बनेगी। देखा है, सबने करके देखा होगा आप लोगों ने ये, है ना। थ्रेड को या किसी धागे को या किसी वायर को आप जब ऐसे झटका देते हो जिसमें कुछ टेंशन आ सकती है तो वो वेव फॉर्म करता है ना। तो उसमें होता क्या है, पार्टिकल ऊपर नीचे तो मूव कर रहा है लेकिन ऑल ओवर एनर्जी क्या है, ट्रांसमिट हो रही है लेफ्ट साइड से राइट साइड में पूरा, या राइट साइड से लेफ्ट साइड में पूरा, है ना। एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है, तो वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग इज एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। वहीं पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है, पार्टिकल मूव करता है डिस्टर्बेंस की डायरेक्शन में ही। एज एन अगर आपका डिस्टर्बेंस या वेव जा रही है राइट साइड में तो तुम्हारा पार्टिकल भी राइट साइड में जाएगा, ऊपर नीचे नहीं करेगा वो ट्रैवल या ऑसिलेट। ठीक है, जैसे कि एक साउंड वेव। साउंड वेव इज एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल। क्या ये बात समझ में आई? बेसिक डिफरेंस समझ में आया ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में? अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो यस सर। ना। आगे चलते हैं, अब इक्वेशन लिखना सीखते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रिंग वेव्स पढ़ रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या साउंड वेव्स हम कल पढ़ेंगे, अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम स्ट्रिंग वेव्स पढ़ते हैं। इसकी इक्वेशन तुमको ऑलरेडी पता है, काफी सारी चीजें, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज मेरा टारगेट ये है कि आप क्वेश्चन कर पाओ साथ में आज की क्लास में। अदरवाइज बहुत सारा थ्योरी हो जाएगा, क्वेश्चन कम हो पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तुमको आइडिया होगा तो मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप वेव इक्वेशन लिखते हो y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। ये आपको रिलेशन देता है किसी भी वेव का, जो कि मतलब आप अपना डिस्प्लेसमेंट बता रहा है ना। यानी कि आपका वेव अगर ट्रैवल कर रहा है एक्स और वाई एक्सिस में, तो एक्स के कंपैरिजन में वाई क्या है, यानी पोजीशन क्या है वेव की, वो बताने के लिए ये इक्वेशन लिखी जाती है ना। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ वेव। इसमें कौन कौन सी चीज क्या क्या होती है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ए होगा इसका एम्पलीट्यूड, है ना, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है पार्टिकल का। तो जैसे कि ये मीन पोजीशन है एक्स, एक्स एक्सिस आपका, तो यहाँ से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो गया, ए हो गया, है ना। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए से ऊपर नहीं जाएगा ये। यहाँ पे भी माइनस ए होगा लेकिन मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, अभी भी ए रहेगा, ए से बढ़ेगा नहीं। ये बात समझ में आती है सबको? एम्पलीट्यूड, है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। नाउ दिस होल टर्म इज कॉल्ड फेज। पूरा टर्म को बोला जाता है फेज। इसमें इंडिविजुअली जो होती हैं चीजें वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ऑलरेडी यू नो। 2 पाई एफ, एफ इज फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज 2 पाई बाय टी ऑल्सो, या टी इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, तुम जानते ही हो। के जो होता है इसमें वो होता है एंगुलर वेव नंबर, जिसको हम जनरली लिखा जाता है हमें 2 पाई बाय लैम्डा से। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। के क्या होता है इसमें, एंगुलर वेव नंबर। वेव का इक्वेशन लिख रहे हैं हम अभी।
है ना, जिसको हम 2π/λ भी बोलते हैं। लैम्डा क्या होता है भाई? वेवलेंथ। लैम्डा क्या होता है बच्चों? वेवलेंथ, है ना। वेवलेंथ यानी डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स या क्रेस्ट, दो क्रेस्ट या दो ट्रफ्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं ना वेवलेंथ। आई होप हमको पता है ये सब चीजें, है ना। अच्छा, फाई क्या हो गया? इनिशियल फेज कांस्टेंट। इनिशियल फेज कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि t इक्वल्स टू 0 पे कितना फेज होगा आपके वेव का, ना। किसी पार्टिकल की भी इक्वेशन लिखोगे या वेव की इक्वेशन लिखोगे तो t इक्वल्स टू 0 पे जो फेज होगा उसको बोलते हैं फाई। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है इनिशियल फेज कांस्टेंट। ठीक है, ये सब चीजें समझ में आने वाली चीजें हैं, आनी चाहिए आपको ये। अगर हम इस वेव को v स्पीड से आगे ट्रैवल करा रहे हैं, है ना, तो ये v स्पीड या वेव स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। इस t का कोफिशिएंट लो, डिवाइड करो x के कोफिशिएंट से, विच इज ओमेगा अपॉन k। दिस इज योर वेव स्पीड, या फिर f इंटू लैम्डा, ये तुमको ऑलरेडी पता है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। इसको लिखते हो आप वेव स्पीड, पढ़ते हुए आ रहे हो, ये तो आपको बहुत पहले से फॉर्मूला वाला पढ़ा भी होगा आपने पहले भी, है ना। आगे चलें, यस सर। कंटिन्यू करते हैं इसी डिस्कशन को, इसमें थोड़ी और चीजें समझ लेते हैं। जैसे कि वेव की इक्वेशन तो तुमने निकालनी सीख ली है, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव से। लेकिन अगर तुमसे किसी पार्टिकल के बारे में पूछ ले, चीजें डिटेल पूछ ले या कुछ भी पूछ ले, तो क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे कि यार पार्टिकल जो है एसएचएम कर रहा है, ट्रांसवर्स वेव पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग वेव जा रही है राइट में v स्पीड से, एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है लेट से, तो पार्टिकल वाई डायरेक्शन में कर रहा होगा, या परपेंडिकुलर बोल सकते हो आप, है ना। अब पार्टिकल तुम्हारा ऊपर और नीचे जाएगा अपने अकॉर्डिंगली, जैसे जैसे वेव ट्रैवल करेगी, क्योंकि राइट तो जा नहीं रहा है पार्टिकल, ऊपर नीचे जा रहा है। राइट में तो बस एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा है वो, ये बात समझ में आती है सबको। पोजीशन जो है पार्टिकल की वो ऊपर नीचे जा रही है, राइट में बस एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ताकि एनर्जी आपकी लेफ्ट साइड से राइट साइड पूरी ट्रांसमिट हो जाए, है ना। एनर्जी कैरी कर रहा है आपका वेव। लेकिन जो पार्टिकल है, इंडिविजुअल पार्टिकल, वो ऊपर नीचे जा रहा है ना, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो उस पार्टिकल की पोजीशन अगर आपसे पूछ लिया कि कोई पार्टिकल है वेव में p1, उसकी पोजीशन बता दो तुम, है ना, टाइम t पे, या फिर जब वो आपका ओरिजिन से x1 डिस्प्लेसमेंट हो जाए उसका तब, तो आप कैसे लिखोगे वो इक्वेशन? y1 इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस के x1 प्लस फाइव, एंड दिस फाइव इज इनिशियल फेज जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये इक्वेशन है आपके एसएचएम की p1 पार्टिकल की। x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t पढ़ के आए हो ना अभी तुम, इक्वेशन ऑफ एसएचएम, है ना, पढ़ के आए हो ना। कोई पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा हो तो x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t से लिखते हैं उस इक्वेशन को, जो कि आपका x क्या बताता है? पोजीशन ही तो बताता है पार्टिकल की, जब वो एसएचएम कर रहा हो तो, राइट। तो यहाँ पे भी आपका क्या है? पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, लेकिन वो पार्टिकल पार्ट किसका है? वेव का। तो उसके पास कुछ ना कुछ क्या होगा? फेज भी होगा, है ना। वो फेज क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट की वजह से भी कॉज करेगा, या कुछ इनिशियल फेज भी होगा जो फाई होगा। तो केवल के एक्स से काम नहीं चलेगा, आप ए साइन ओमेगा, सॉरी ओमेगा टी से काम नहीं चलेगा। आप केवल पहले ए साइन ओमेगा टी लिख देते ना तुम, अब आपको के एक्स वाला फैक्टर भी लाना पड़ेगा, फाइव वाला फैक्टर भी लाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन ऑफ पार्टिकल क्या बन गई? एसएचएम की इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या बन गई पार्टिकल की? y1 इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस के x1 प्लस फाइव। सिमिलरली अगर पोजीशन x2 है, यानी p2 पार्टिकल की बात हो रही है, तो ये हो जाएगी a sin ओमेगा t माइनस के x2 प्लस फाइव। जो याद रखने वाली बात है वो क्या है? इस सारे पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड सेम है, जो कि आप देख सकते हो। अगर कोई पार्टिकल है तो वो मैक्सिमम ए तक ही जा सकता है क्या बच्चों, एसएचएम करते वक्त, है ना। भाई वेव यस। का भी तो एम्पलीट्यूड ए ही है, तो पार्टिकल वेव से थोड़ी आगे निकल जाएगा। अगर कोई पार्टिकल स्ट्रिंग का पार्ट है, तुमने स्ट्रिंग को कराया, तुमने मतलब स्ट्रिंग को तुमने स्ट्रिंग में तुमने ट्रांसवर्स वेव जनरेट करी, तो वो वेव जो है वो स्ट्रिंग का पार्ट है, तो स्ट्रिंग से बाहर थोड़ी चला जाएगा पार्टिकल, है ना। तो दैट्स व्हाई एम्पलीट्यूड आपका मैक्सिमम ए ही रहता है सब केसेस में। पाथ और फेज डिफरेंस की बात करेंगे, ये तुमको ऑलरेडी पता है, अभी डिस्कस कर चुका हूं मैं। आप में आपका जो फेज डिफरेंस होता है वो क्या होता है? डेल्टा फाई। यानी कि अगर दो इक्वेशन है पार्टिकल की, P2 और P1 की बात कर रहे हो, तो दोनों के बीच में अगर तुमसे सवाल ने पूछ लिया कि कितना फेज डिफरेंस है, P2 का फेज कितना था और P1 का फेज कितना था, और दोनों में डिफरेंस क्या था, कैसे निकालोगे? दोनों की इक्वेशन लिखो, y1 इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, दोनों इक्वेशन जो पढ़ के आए लिखो, और दोनों का फेज माइनस कर दो, यानी इसमें से
ये वाला टर्म माइनस कर दो, ये तुम पढ़ चुके हो ऑलरेडी। तो कितना आ जाएगा, फाइव वन माइनस फाइव टू के टाइम्स एक्स टू माइनस एक्स वन, क्योंकि ओमेगा टी कैंसिल हो गया, फाइव कैंसिल हो गया। ये समझ में आता है सबको, फेज डिफरेंस? बोलो भाई। यस सर। है ना। और इसमें डेल्टा एक्स जो है वो क्या है, पाथ डिफरेंस, है ना। रास्ते में, पाथ में कितना डिफरेंस आया है, जैसे कि x2 और x1। तो यहाँ पे आप डेल्टा फाइव को क्या लिख सकते हो, 2 पाई अपॉन लैम्डा विच इज योर एंगुलर वेव नंबर, और x2 माइनस x1 विच इज डेल्टा एक्स, या फिर पाथ डिफरेंस। आगे चलते हैं। डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन इन इक्वेशन। ठीक है, अगर आपका वेव दिया हुआ है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से, या फिर माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स से, बेसिकली ओमेगा टी एंड के एक्स का अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है, ध्यान से समझना इस चीज को। तो वेव आपकी ट्रैवल कर रही होगी राइट डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होगी, राइट डायरेक्शन में। अगर दोनों का साइन सेम है, ओमेगा टी प्लस के एक्स का भी प्लस प्लस हो गया या माइनस माइनस हो गया, तो वेव ट्रैवल करेगी लेफ्ट डायरेक्शन में। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। इसको याद रखना, याद करने का तरीका है ये। सेम साइन यानी नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है वेव। डू रिमेंबर दिस वन। आगे चलते हैं। पार्टिकल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो तुम निकाल ही लोगे। कोई पार्टिकल है जिसका लेट से वेलोसिटी वीपी है, तो कैसे निकालोगे उसको? आपको इक्वेशन पता है पार्टिकल की, तो उसको डिफरेंशिएट ही करना है आपको, dy बाई dt निकालना है। अरे ऐसे ही निकालते हैं ना वेलोसिटी हम, पोजीशन पता होती है तो डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो इसको करो डिफरेंशिएट, ही आ जाएगा vp। vp क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p विच इज एट डिस्टेंस x, है ना। ये आ जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करके, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का यूज करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बाई 1 एंड 2। यहाँ लिख देता हूं मैं। आप लिख सकते हो vp इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें y क्या है? y इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट x डिस्टेंस एट टाइम t। अगर किसी टाइम t पे तुम पोजीशन पूछ लेना तुमसे पार्टिकल का, कि भाई कितना दूर था, है ना, पोजीशन क्या था पार्टिकल का, तो आप क्या बोलोगे? वो था y। क्या ये बात समझ में आती है सबको? y क्या है? पोजीशन ऑफ पार्टिकल विच इज एट डिस्टेंस x एट टाइम t। सिमिलरली आप इसको डिफरेंशिएट करके फर्दर एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो, जो कि होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो आपको याद रहने चाहिए। आगे चलते हैं। अगर पार्टिकल का डायरेक्शन पूछ ले सवाल में, तो कैसे निकालोगे? तो दो तरीके हैं। एक तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होता है उसका स्पीड मल्टीप्लाई बाय स्लोप। स्पीड आप नेगेटिव लेते हो माइनस वी टाइम्स, और स्लोप जो भी है उसको उसका साइन मल्टीप्लाई करोगे इससे माइनस वी से, तो आपका वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आ जाएगा, ऊपर आएगा या नीचे। जैसे कि P1 पॉइंट पे जो स्लोप है वो नेगेटिव है, अगर स्लोप ही नेगेटिव है तो मल्टीप्लाई करोगे माइनस वी से तो आ जाएगा पॉजिटिव, यानी वीपी पॉजिटिव का मतलब है कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है, वीपी पॉजिटिव। और अगर स्लोप P2 पार्टिकल पे जैसे देखा तुमने, पॉजिटिव स्लोप लिया, तो जब पॉजिटिव स्लोप को माइनस वी से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव साइन आएगा, यानी कि P2 नीचे जा रहा है। तो एक तो ये मेथड हो गया। इससे बेटर मेथड क्या है? एक और मेथड है जो इससे बेटर है, विच इज आपको क्या करना है, सिंपली सिंस आपकी वेव आगे जा रही है वी स्पीड से, आपको कुछ टाइम टी के बाद में उसको आगे बना देना है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि डॉटेड लाइंस वाली जो वेव है थोड़ी सी आगे बनी हुई है, देखो यहां से स्टार्ट हो रही है ना, आगे बनी हुई है। कुछ टाइम के बाद आगे बना, हमने वेव को आगे बढ़ा दिया, है ना, कि भाई आगे जा रही है वेव हमारी, तो कुछ टाइम टी के बाद आगे बढ़ गई होगी। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाएगा कि ये P1 पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा था आगे बढ़ने पे, और P2 पार्टिकल आगे बढ़ने पे नीचे की तरफ जा रहा था। क्या ये चीज समझ में आई सबको? सेकंड मेथड समझ में आया बच्चों? क्या ये समझ में आया सबको सेकंड मेथड कि पार्टिकल का डायरेक्शन कैसे बताते हैं हम, है ना। आगे चलते हैं। चलो भाई एक सवाल सॉल्व करो इस बात पे। एक सवाल सॉल्व करो, तुम्हारा भी टाइम आ गया है। कब तक बैठ के तुम देखोगे लेक्चर को, है ना। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। एक ट्रांसफर वेव दे रखी है तुम्हें, सारी चीजें दे रखी है इसमें। वेव ऑन अ स्ट्रिंग है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी कि वी दे रखा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ ऑफ द वेव दे रखा है 0.5 मीटर, और एम्पलीट्यूड दे रखा है 10 सेंटीमीटर का।
तुमको क्या बोल रहा है कि किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे तुमने एक स्नैपशॉट ले लिया वेव, तो जो पार्टिकल का पी पार्टिकल जो यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको, उसकी जो वेलोसिटी है वो 5 सेंटीमीटर के बाद डिस्प्लेसमेंट पे कितनी होगी, वेलोसिटी बतानी है। जब डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर हो जाएगा तो कितनी होगी आपकी वेलोसिटी, ये बतानी है। क्वेश्चन समझ में आया सबको, कर पाओगे? कुछ तो बोलो यार, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? अरे कैसे करेंगे, कुछ समझ में आ रहा है? पार्टिकल की स्पीड या वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, अभी फॉर्मूला बताया था कुछ टाइम पहले। क्या होता है वीपी, ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अरे पार्टिकल की वेलोसिटी डिस्कस करी थी ना अभी हमने, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या लिखेंगे उसका। यही तो होता है, पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। वाई क्या है, पार्टिकल का पोजीशन है एट डिस्प्लेसमेंट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस करनी है हमें बस, और कुछ नहीं, क्योंकि हमें पता है सिंस ओमेगा को लिखने का तरीका क्या हो सकता है, v होता है हमारा ओमेगा अपॉन के, जो v होता है ओमेगा अपॉन के होता है ना, स्पीड ऑफ वेव। तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं हम, ओमेगा को किससे रिप्लेस करेंगे, v इंटू के से। क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल्स टू v इंटू के मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर माइनस वाई पी स्क्वायर। अब v इंटू के को आप लिख सकते हो 2 पाई अपॉन लैम्डा, है ना। एंगुलर वेव नंबर को क्या लिखते हैं, 2 पाई अपॉन लैम्डा, और ये एज इट इज आ जाएगा बाकी। अब तो बस वैल्यू पुट करनी है तुम्हें सारी, क्यों, क्योंकि तुम्हें सारी वैल्यू पता है। वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपकी वेव की, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखी है बच्चों। Yes, sir. ठीक है, तो कितना लिखूंगा मैं, 10 सेंटीमीटर तो नहीं लिखूंगा ना, मीटर्स में पुट करूंगा मैं, क्योंकि मेरे ऑप्शंस मीटर पर सेकंड में, अगर आपने ध्यान दिया हो तो ऑप्शंस किसमें है मेरे, मीटर पर सेकंड। सो व्हाट वुड आई राइट, आई वुड राइट 0.1 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा। डू आई हैव अ वैल्यू ऑफ लैम्डा, क्या मेरे पास लैम्डा का वैल्यू है, कितना है वेवलेंथ का वैल्यू, 0.5 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एम्पलीट्यूड, क्या मुझे एम्पलीट्यूड दिया हुआ एक्सक्लूसिवली या मुझे निकालना पड़ेगा? So given है. गिवन है, कितना गिवन है, वैल्यू कितना है, 0.1, है ना। 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को क्या लिखोगे आप, 0.1, सो दिस विल बिकम 0.1 का होल स्क्वायर माइनस वाई पी, यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, पोजीशन क्या है, तो क्या बोल रहा है ये 5 सेंटीमीटर पे है, 5 सेंटीमीटर, है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा पार्टिकल का, जब हमें बताना है वेलोसिटी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पोजीशन कितना होना चाहिए आपके पार्टिकल का, 5 सेंटीमीटर ऊपर। ये बात समझ में आती, कोई पार्टिकल यहाँ पे है लेट से, तो कितना है, 5 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट हो चुका है इस पार्टिकल का। ठीक है, उस पोजीशन पे बताना है, तो माइनस कितना हो जाएगा, 0.05 का होल स्क्वायर। ये समझ में आया सबको, कैसे लिखा 5, Yes, sir. वाई की जगह 5 क्यों लिखा है ना। तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे जब आप लोग, तो आपका आंसर आ जाएगा √3 पाई/50, √3 पाई/50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा बेटा। अब मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, आई होप कि आप इस चीज को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ऑब्वियसली जे कैप डायरेक्शन में आएगा। आंसर तो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन आएगा तो जे कैप डायरेक्शन में। पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्या था, कैसे पता चला? क्योंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था मेरा वेव। ठीक है, सर तो कैसे? यहां से मैं सॉल्व। क्या बोल रहे हो बेटा? क्या बोल रहे हो बेटा? आवाज आ रही है सर मेरी? मतलब कैसे मूव, आपने कहा ना किस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं? बेटा पॉजिटिव वी डायरेक्शन में मूव कर, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है यस स्ट्रिंग सर। इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ यस 10 सर। सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट? तो इसको हम आगे ड्रॉ करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यू कैन ड्रॉ इट। बताना मुझे ये कलर विजिबल है क्या? ये कुछ टाइम के बाद कैसे चलेगा? ये ऐसे चलेगा, ऐसे जाएगा आगे की तरफ, यस सर। है ना? तो अगर ये ऐसे जा रहा है आपका, तो आपको दिख रहा है कि ये पी पार्टिकल जो है ये ऊपर की तरफ चला गया है ना, यस ऊपर की सर। तरफ। तो आपका वीपी क्या है? पॉजिटिव। ओके सर। वीपी क्या है? पॉजिटिव। और स्लोप से भी निकाल सकते हो। स्लोप स्लोप आपका नेगेटिव आ रहा है। जब भी स्लोप नेगेटिव आएगा, देखो ना, अगर आपका वेव ऐसे बन रहा है तो यहाँ पे इस पॉइंट पे स्लोप नेगेटिव आ रहा है। ये ऑब्ट्यूस एंगल है ना, दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या होता है? स्लोप नेगेटिव। यस सर। नेगेटिव स्लोप है, तो नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या है? पॉजिटिव। क्योंकि मैंने फॉर्मूला जो बताया था उसमें आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो स्लोप को। ये देखो, स्लोप को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो? -v से, -v से। है ना? तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो पोजीशन ऑफ पार्टिकल। तो जे कैप आएगा या माइनस जे कैप, आप वैसे भी बता सकते हो। ऑल्दो आप जब आंसर निकालोगे तो इसका पूरा आंसर ही प्लस में आएगा, सो यू कैन इजीली टेल कि ये आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है, बट दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, रीजनिंग पता होना चाहिए इसकी। आगे चलते हैं। वेव स्पीड ऑन स्ट्रिंग्स, ये लास्ट टॉपिक है। अगर आपको स्ट्रिंग पे वेव स्पीड निकालने के लिए बोल दी जाए तो कैसे निकालोगे? तो लेट्स से कि आपने किसी स्ट्रिंग को बांध दिया है, यहाँ पे फिक्स कर दिया है स्प्रिंग को, और फिर आपने उसको पुल कर दिया, ऐसे झटका दे दिया। झटका दिया अगर आपने, तो उसमें एक वेव डेवलप करोगे आप, है ना? वेव जनरेट कर लिया आपने स्ट्रिंग में, जो कि राइट साइड में मूव कर रही होगी टुवर्ड्स द दिस फिक्स पॉइंट, है ना, जहां पे आपने फिक्स किया हुआ है वी स्पीड से। तो ये वी स्पीड जो होती है वेव की, ये होती है √T/μ। ये आपने फॉर्मूला पहले सुना भी होगा, इसको याद रखना है। टी क्या हो जाएगा? टेंशन इन द स्ट्रिंग। और म्यू क्या हो जाएगा? मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो इसको याद रखना। जैसे कि यहाँ पे हमने एक ब्लॉक ले लिया और ब्लॉक को हमने एकदम से छोड़ा, ड्रॉप किया, तो इसकी वजह से वेव बनी जो कि ऊपर की तरफ जाएगी। वेव हमेशा जहां पे तुमने बांध दिया है ना स्ट्रिंग को, उधर की तरफ जाती है, तो उधर की तरफ जाएगी वी वेलोसिटी से। तो इस वी वेलोसिटी को या स्पीड को निकाल सकते हो आप। कैसे निकालोगे? आपका जो टेंशन आ रहा है, वो टेंशन किसके बराबर है? m × g के। इसका रीजन क्या है? क्योंकि तुम्हारी स्ट्रिंग का जो मास है स्मॉल m, वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द ब्लॉक। आप बोल सकते थे कि सर आपने एम जी क्यों लिया, आपने m+m × g क्यों नहीं लिया? ये भी तो ले सकते थे आप टेंशन को। पर ये इसलिए लिया है, क्यों नहीं लिया मतलब स्मॉल एम जी? क्योंकि स्प्रिंग ऑलमोस्ट मासलेस है एज कंपेयर टू द ब्लॉक। ठीक है, तो यू कैन इग्नोर दैट एम जी, राइट? समझ में आता है सबको? यस सर। ठीक है, सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। जब स्ट्रिंग में वेव स्पीड निकालनी हो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम फोर्स या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेंशन, तो आप ऐसे निकालोगे, T/μ। एक और फॉर्मूला है एवरेज पावर का, जनरली पूछता नहीं है बट मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एवरेज पावर इज नथिंग बट 2π²f²a² ρ/Vs। इसमें आप सारी चीजों का मतलब पता कर लो कि भाई एफ तो है आपका कितना, फ्रीक्वेंसी, है ना, और ये हो गया आपका a² हो गया आपका एम्पलीट्यूड, ए मतलब रो हो गया आपका डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग, एस हो गया आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्ट्रिंग, और वेव स्पीड भी होती है जो √T/μ से आप अभी रिप्रेजेंट करना सीखे ही हो। ठीक है, इंटेंसिटी अगर निकालनी हो तो यस सर। पर यूनिट एरिया निकाल लेना। ठीक है, ये सब चीजें तुमको पता है, फॉर्म करने के लिए मैंने लिख दिया है। चलो यार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ। अच्छे हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। आपका टॉपिक कवर हो जाएगा इन क्वेश्चन से, तो जल्दी जल्दी सॉल्व करके मुझे आंसर बताना। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ, देख के, बहुत इजी क्वेश्चन। पूरा टाइम पीरियड यानी पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करना है एसएचएम में। ठीक है, तो उसमें कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड या एम्पलीट्यूड? अगर डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड की टर्म्स में तुम ले रहे हो
तो टोटल एम्पलीट्यूड या टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा एक कंप्लीट टाइम पीरियड कंप्लीट करने में, ऑसिलेशन कंप्लीट करने में? नहीं आ रहा समझ में कितना होगा? नो सर। बेटा अभी अभी तो समझाया, फिर आपने लेक्चर ध्यान से नहीं देखा क्या? अगर आप मीन पोजीशन से स्टार्ट करते हो, आप जाते हो एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो वहां पे इस पे कितना एम्पलीट्यूड, मतलब कितना डिस्टेंस हो जाता है? एक्स इक्वल्स टू ए के बराबर होता है ना? यस एम्पलीट्यूड सर। के बराबर ही तो जाते हो आप। फिर आप जब रिटर्न करते हो मीन पोजीशन पे, यहां से आपने रिटर्न किया, तो भी आप सेम डिस्टेंस ही तो ट्रैवल कर रहे हो, एक्स इक्वल्स टू ए, यस है ना? सर। ए डिस्टेंस ही ट्रैवल किया आपने, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ऑसिलेशन। वन टाइम पीरियड जो कैपिटल टी तुम निकालते हो, वो नहीं बोलोगे इसको, दिस इज आधा, दिस इज हाफ, दिस इज हाफ ऑसिलेशन, नॉट द कंप्लीट ऑसिलेशन। क्योंकि अभी ये जाएगा दूसरे एक्सट्रीम पे भी, है ना, नेगेटिव एक्सट्रीम पे भी जाएगा। तब भी इसने डिस्टेंस जो कवर किया वो कितना है? एक्स इक्वल्स टू ए, है ना, क्योंकि ये एक्स इक्वल्स टू माइनस ए पे आ गया है, तो डिस्टेंस तो एक्स इक्वल्स टू ए ही है। डिस्प्लेसमेंट थोड़ी लिख रहे हैं हम, डिस्टेंस बोल रहा है वो तो, है ना? यस और सर। जब यहां से वापस तुम अपना ऑसिलेशन कवर करने के लिए जाओगे मीन पोजीशन पे, तो आप फिर से डिस्टेंस कवर करोगे एक्स इक्वल्स टू ए। तो टोटल कितना हो गया ये? 4A। 4 है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड 4 है, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है उसने, डिस्टेंस पूछा है। ठीक है भाई, समझ में आया यस सबको? सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पार्टिकल है जो कि लीनियर एसएचएम कर रहा है ना, एंगुलर नहीं कर रहा, लीनियर कर रहा है। एम्पलीट्यूड दिया हुआ है सवाल में। And now, when the particle is at 2 centimeter from the mean position, the magnitude of its velocity is equal to that of its acceleration. जब 2 सेंटीमीटर वो दूर जाएगा मीन पोजीशन से, तो उसका वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। ये कंडीशन दे रखी है तुमको पूछ रहा है कि बताओ टाइम पीरियड कितना होगा। करिए, ट्राई करिए सॉल्व करने का। यस सर। बेटा आप क्लास में आते हैं ना, तो कीजिए कि आप उसको यूटिलाइज करो पूरा, है ना? बहुत क्रूशियल टाइम है ना, बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। कैसे करेंगे भाई? वेलोसिटी क्या होती है पार्टिकल की जब उसको डिस्प्लेस किया जाता है मीन पोजीशन से? ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होती है। यस सर। v इक्वल्स टू क्या होता है? v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर ओमेगा रूट अंडर ए रूट स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें सारी चीजें पता है तुम्हें क्या क्या होती है ना? डिस्प्लेसमेंट क्या है? x मीन पोजीशन से। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या लिखते हो? ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखते हो, मैग्नीट्यूड जो लिखते हो एक्सेलरेशन का यस सर। ना। वैसे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, पता है आप लोगों को, लेकिन मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे सवाल में ये दिया हुआ है ना बेटा, सवाल में क्या दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड सेम है ना, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का सेम है। तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये हो गया ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों सेम बोल रहा है क्या? ये सेम यस बोल रहा है सर, क्या? इक्वल। लेकिन सेम किस पे बोल रहा है? एक्स इक्वल्स टू 2 पे। सेम किस पे है ये? एक्स इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर पे। एक पर्टिकुलर केस में सेम है। ठीक है, सॉल्व करो उसको। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, ये बचा ओमेगा एक्स इधर, उधर बचा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे? वैल्यूज पुट करेंगे बेटा, क्या करेंगे? और निकालना क्या है? टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाई ओमेगा होता है। यस सर। बोलो भाई, ओमेगा निकाल दोगे तो आंसर आ जाएगा, तो ओमेगा निकाल दो। ओमेगा क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। ये बन रहा है मेरे हिसाब से इक्वेशन। तो क्या हो सर। जाएगा? ये एम्पलीट्यूड का वैल्यू 3 सेंटीमीटर दे रखा है सवाल में। ठीक है, यहाँ पे यूनिट्स का कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस हमें कोई ऐसा परेशान कर नहीं रहा है। यूनिट्स का ध्यान वहां रखेंगे ना जहाँ पे ऑप्शन परेशान कर रहा हूँ, है ना, या फिर बाकी चीजें अफेक्ट हो रही है। तो जब सब चीजें सेंटीमीटर में है और ऑप्शंस में भी मीटर में नहीं पूछ रहा है, तो यूनिट्स के बारे में सोचेंगे ही नहीं। ये बात समझ में आती है सबको? ठीक है,
क्या हो जाएगा ए स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर हो जाएगा ए की जगह, ए स्क्वायर की जगह, माइनस एक्स की जगह कितना है 2 स्क्वायर, नीचे क्या आएगा 2, तो कितना बन गया 9 माइनस 4 5 अंडर रूट 5/2। ये समझ में आया सबको ओमेगा की वैल्यू कैसे आई? यस सर। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5/2, कितना हो जाएगा ये 4 पाई डिवाइडेड बाय, √5। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन। ये ऑप्शन। समझ में आया सबको ये यस सर। क्वेश्चन? समझ में आया सबको? आगे चले बच्चों। यस सर। ओके, नेक्स्ट सॉल्व करेंगे सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन। सिंपल पेंडुलम है जो कि ऑसिलेट कर रहा है एयर में विद सम टाइम पीरियड √3 सेकेंड, ऐसा कुछ दे रखा है। इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन नॉन विस्कस फ्लूइड। एक फ्लूइड में तुमने क्या कर दिया, उसको इमर्स कर दिया, डुबा दिया, जिसका कि फ्लूइड भी दे रखा है तुमको, सॉरी डेंसिटी भी दे रखी है 1/4 ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉब। अब नया टाइम पीरियड बताओ कितना होगा। लेट्स से आपको याद, लेट्स सी कि आपको याद आ रहा है नहीं आ रहा है कि ऐसे दूसरे उसमें डुबो के या दूसरे मीडियम में डाल के क्या चेंज आ रहा था। अच्छा, ये समझ में आ रहा है सबको कि अगर टाइम पीरियड एयर में निकाल रहे हैं और लिक्विड में निकाल रहे हैं, तो दोनों केस में जब सिंस आप फॉर्मूला जो यूज करते हो टाइम पीरियड का वो करते हो सिंपल पेंडुलम के लिए 2 √L/G, इज दैट राइट? यस सर। भाई सिंपल पेंडुलम के लिए जो फॉर्मूला यूज कर रहे हो तुम, क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो तो यही होगा ना, फॉर्मूला थोड़ी बदल जाएगा, चाहे तुम उसको यस कहीं भी रख सर दो, वही। है ना। लेकिन इस फॉर्मूले के कंपोनेंट्स बदल सकते हैं। सोचने वाली बात है, पानी में रखोगे या हवा में रखोगे, लेंथ चेंज हो जाएगी क्या बॉब की? लेंथ तो सेम रहेगी यस एयर सर में सेम रहेगी। एंड वाटर में, या लिक्विड जो भी है आपका, लिक्विड लिख लो यहाँ पे, इसमें लेंथ तो सेम रहेगी। जो चेंज होगा वो क्या चेंज होगा? इफेक्टिव ग्रेविटी। यस सर। भाई ई का वैल्यू चेंज हो जाएगा ना आपका, जब आप उसमें डेंसिटी जो भी लिक्विड जो है डेंसिटी रो का उसमें आप पुट करोगे, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको कि जी नेट हम कैसे लिखते हैं, जी टाइम्स 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। इसको नोट भी कर लेना अगर नहीं याद रहता है तो। जी नेट कैसे लिखेंगे, सिंस आपने डिप कर दिया है वो किसी मटेरियल में, ये आ जाएगा जी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। रो क्या है हमारा, लिक्विड का डेंसिटी, सिग्मा क्या है, मटेरियल का डेंसिटी, मटेरियल यानी बॉब, जो बॉब की बात हो रही है ना उसकी बात होती है, मटेरियल का डेंसिटी। तो अब जो नया टाइम पीरियड बनेगा लिक्विड में वो क्या बनेगा, 2 पाई अंडर रूट L/G इफेक्टिव, जी इफेक्टिव या जी नेट, कुछ भी बोल लो, ठीक है। समझ में आया सबको? यस सर। तो थोड़ा छोटा लिख देते हो ना, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करो, 1/4 टाइम्स दे रखा है मटेरियल का, तो सिंपली आप क्या लिख दोगे, 1/4 लिख दोगे, हाँ जी सर। राइट। अच्छा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जल्दी सॉल्व करने के लिए वैल्यूज पुट कर देंगे, 2 पाई अंडर रूट L/G टाइम्स 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। अब आप ध्यान से समझो, 2 पाई अंडर रूट L/G, ये वाला टर्म तो आपका क्या था, टाइम पीरियड इन एयर ही था, एयर में था ना टाइम पीरियड, ये इनिशियल टाइम पीरियड जब यस उसको सर। डिप नहीं किया था आपने, तो आप इसको यूज करो, ये हो जाएगा आपका टाइम पीरियड इन एयर डिवाइडेड बाय, जो बाकी का टर्म बचा है, क्या बचा है बाकी का टर्म, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। क्या ये समझ में आता है सबको? सर। कॉमन ले लिया ना, निकाल लिया, बाहर निकाल लिया वो, और बचा के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा ना बेटा मैं, तो मल्टीप्लाई में अंदर क्या बचा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा, तो ये क्या आ जाएगा, इनिशियल टाइम पीरियड कितना था उसका, √3 सेकेंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस 1/4। इज दिस क्लियर? यस सर।
क्या हो जाएगा ये 3/4 √3/4, ये हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा √4 सेकेंड। ठीक है, √4 सेकेंड मतलब 2 सेकेंड। अरे टू समझ में आया ना, सेकेंड नीचे ऊपर और नीचे √3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना यस टू सर। सेकेंड सी ऑप्शन। एनी डाउट्स? इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए यही तरीका यूज करेंगे, इफेक्टिव ग्रेविटी हम यूज करेंगे। ठीक है, इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज करेंगे, तो ध्यान रखना ही, जल्दबाजी में गलत मत करना। चलो सर भाई उसमें एक और मैंने सवाल पहले करते। मतलब क्या बोल रहे हो बेटा? सर उसमें मैंने इफेक्टिव ग्रेविटी निकाल ली पहले, तो उसमें जो हमारा फॉर्मूला होता है ना T = 2π√L/g, फिर उसमें पुट कर दी इफेक्टिव ग्रेविटी की मतलब वैल्यू, तो उससे आंसर आ गया मेरा 2 सेकेंड। हाँ, एक ही बात है, वो तो मैंने उसमें इसीलिए उसमें इसलिए सॉल्व कराया मैंने, ताकि आप जल्दी सॉल्व कर पाओ। जल्दी करने के लिए क्या होता है कि जब हम नया फॉर्मूला लिखते हैं, कि सेकंड फॉर्मूला लिखते हैं मान लो, और उसको हम रिलेट कर पाते हैं ना पुराने वाले फॉर्मूले से, तो एक पूरा टर्म रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से सॉल्व करो बराबर, या तो टाइम भी शायद बराबर ही लगेगा। आप या तो एक क्वांटिटी को अलग से निकाल के पुट कर दो, या फिर आप नए वाले में रिप्लेस कर दो पुरानी चीज को, सब्सटीट्यूशन जो बोलते हैं ना, इक्वेशन का सब्सटीट्यूशन करते हैं। यस ठीक है, सर। दोनों तरीके, हाँ तो दोनों तरीके सही है, और इफेक्ट दोनों तरीके इक्वली इफेक्टिव है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल सॉल्व करेंगे भाई सब लोग। एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है पार्टिकल का, जो कि एसएचएम कर रहा है। तुमको क्या बताना है? पार्टिकल का एसएचएम बताना है, सॉरी पार्टिकल का एक्सेलरेशन बताना है T = 2 सेकेंड पे। लास्ट टू लास्ट एरिया आया था ये क्वेश्चन नीट में। एक्सेलरेशन बताना है आपको पार्टिकल। लेट्स सी कि आप क्या कर पाते हो क्या सवाल। एक्सेलरेशन निकालना सिखाया है क्योंकि मैंने। सबसे पहले पार्टिकल का एसएचएम का इक्वेशन लिखो। क्या होता है पार्टिकल के एसएचएम का इक्वेशन? सर dx/dt वाला। ठीक है, तो अब इससे वेलोसिटी बनानी पड़ेगी dx/dt करके, है ना? यस सर। फिर उससे dv/dt करके एक्सेलरेशन बनाना पड़ेगा। समझ में आता है सबको ये बात? यस सर। इनिशियल फेज कुछ है नहीं, फाइव की वैल्यू कुछ है नहीं, डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर नहीं रहा है, वो केवल पार्टिकल की बात कर रहा है डायरेक्ट, जो कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो यही फॉर्म, यही लिखोगे आप इक्वेशन एसएचएम की। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करके आंसर बताओ मुझे जल्दी से। चैट में आंसर चाहिए मुझे विद इन 30 सेकेंड्स। कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ। आंसर आया जसनूर, अंशिका, किसी और का आया? यस सर, सेकंड ऑप्शन। बी ऑप्शन? यस सर। बाकी और किसी का भी नहीं आया? ठीक है, बी ऑप्शन तो लग नहीं रहा है मुझे, मतलब बी ऑप्शन, हाँ साइन का थोड़ा हो सकता है चेंज। 16 तो था आंसर में, जहां तक मुझे याद आ रहा है। सॉल्व कर लेते हैं कोई ना, साइन के साथ देख लेते हैं कौन सा आएगा, बी या सी आएगा। एक्स दे रखा है, dx/dt लिखोगे पहले ऑब्वियसली वेलोसिटी निकालने के लिए, है ना? क्या बन जाएगा ये? साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस, है ना? तो पहले कॉस लिखो, ए कॉस ओमेगा टी। अब ओमेगा टी का भी डिफरेंशिएशन करोगे क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ऐसे ही करते हैं डिफरेंशिएशन। यस ठीक है, सर। अब तुमको निकालना है एक्सेलरेशन, तो तुमको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dv/dt निकालना पड़ेगा, तब जाके एक्सेलरेशन मिलेगा।
तो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा दोबारा। ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। बात समझ में आई? इसलिए माइनस आता भी, माइनस ओमेगा सर स्क्वायर एक्स लिखते हो ना, तो मैक्स ए को। ठीक है, चलो। तो अब इसमें वैल्यू पुट करनी है यार, सब चीजें तो पता है तुम्हें। सब चीजें पता कैसे हैं, कैसे बोल दिया मैंने सब चीजें पता है? देखना, आपको सबसे पहले लिखना है ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई। जल्दी से बताओ हाँ या ना। यस सर। अब इसमें जो टाइम पीरियड है, ये कंप्लीट टाइम पीरियड है फॉर वन साइकिल। वन कंप्लीट साइकिल के लिए होता है ये टाइम पीरियड। यस सर। अरे टाइम पीरियड और टाइम में डिफरेंस होता है, ये बात पता है ना सबको। टाइम पीरियड और टाइम में डिफरेंस होता है। एक पर्टिकुलर ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो गई, उसको कैपिटल टी बोलते हो, है ना। तो पूरा टाइम कितना लग रहा है? टोटल 8 सेकेंड लग रहा है। ये है कैपिटल टी ना। पूरी साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, ग्राफ से देख सकते हो आप। टाइम यस का ही तो सर। ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे ना। तो दिस इज 2 पाई अपॉन 8। व्हाट विल इट बिकम? इट विल बिकम 2 पाई अपॉन 8 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड तो देख के बता सकते हो यार। अरे ए का वैल्यू कितना है? 1 ही तो है बेटा। देखो ना, मैक्सिमम ऊपर कितना जा पा रहा है? 1। नीचे भी 1 जा पा रहा वन। है ना। ए की जगह 1 रख दिया। आगे साइन ओमेगा टी। साइन मल्टीप्लाई, साइन के अंदर क्या आ जाएगा? 2 पाई अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय टी। 8। अब टी कितना दे रखा है? टी इक्वल्स टू सेकंड पे पूछ रहा है। ये समझ में आया? यस सर। समझ में आया पूरा कैसे लिखा हमने? ठीक है, तो सॉल्व ही तो करना था यस बेटा। सर। ये आपका आ जाएगा साइन में 4 पाई अपॉन 8। 4 पाई अपॉन 8 मतलब पाई बाय 2। पाई बाय 2 मतलब साइन 90। साइन 90 मतलब 1। तो दिस विल बिकम 2 का स्क्वायर 4 पाई, 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 8। हाउ हाउ मच इट विल बिकम? पाई, सॉरी, पाई बाय 2 बनेगा, है ना। पाई बाय 2 बनेगा। तो कितना आ जाएगा? माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 16 इंटू साइन पाई बाय 2। तो साइन पाई बाय 2 तो आपका 1 हो जाएगा, साइन 91 होता है क्योंकि, है ना। और नीचे यस सर। 8 का स्क्वायर भी तो है, क्योंकि ये बात समझ में आ रही है, 8 का स्क्वायर भी तो है, यस। तो 64 चला जाएगा। लेकिन ये माइनस साइन जो है वो बाहर है। अगर आपने गलती से इसको अंदर ले लिया ऐसे, तो गड़बड़ हो जाएगी, ये चीज गलत है ना। डिफरेंशिएशन के बाद साइन माइनस बाहर आया था क्योंकि, राइट। तो दिस विल बिकम माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 16। ये समझ में आया? मीटर पर यस सेकंड सर। स्क्वायर तो होता ही है यूनिट इसका। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो भाई आगे चलते हैं। हम्म, एक स्प्रिंग वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो। या एक काम करो, वेव पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वेव भी पढ़ा है ना आज हमने, टाइम नहीं बचा ज्यादा। तो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, सिंस आप लोग थ्योरी तो आपने अच्छे से पढ़ ली है। अगर नहीं आते इन केस तो लेट मी नो, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। क्या मैं आपको इसके सोल्यूशन भी दे सकता हूँ, लेकिन आप पूछोगे तो मैं दूंगा। अगर आप पूछोगे नहीं तो मैं नहीं दूंगा। ठीक है, तो आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि आप इसको सॉल्व कर लो। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। चलिए, ट्रांसवर्स वेव के ऊपर सवाल है छोटा सा, इसको सॉल्व करो। ट्रांसवर्स वेव के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। टेंशन है स्ट्रिंग में आपकी। Initial tension on a stretched string is doubled, then the ratio of the initial and final speeds of the transverse wave. बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्ट। हुआ? सर बस थोड़ा रह गया।
बाकी लोगों को भी करना है भाई, आंसर चाहिए मुझे सबका चैट में। इतना टाइम थोड़ी लगेगा जसनूर इसमें। देखो सॉल्व करते हैं, देखो यार कैसे करेंगे, मतलब इतना टाइम नहीं लगेगा इसलिए बोल रहा हूँ। सर वेलोसिटी ऑफ सी है। ट्रांस, सी ऑप्शन, हाँ सही है। यस सर। बट टाइम थोड़ा कम लो, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पेपर में बहुत जल्दी, 10 सेकंड के अंदर, क्योंकि इतने बड़े हैं ही नहीं ना ये। क्या होता है वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेंशन, क्या होता है, v इक्वल्स टू अंडर रूट टी बाई म्यू, यस सर। राइट। मास पर यूनिट लेंथ चेंज हो रही है क्या, नहीं हो रही है, टेंशन चेंज हो रही है। इनिशियली v1 जो था वो था अंडर रूट टी बाई म्यू, और v2 जब आपने टेंशन को डबल कर दिया तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट टू टी बाई म्यू, राइट। तो अब तुमको क्या पूछा, इनिशियल और फाइनल स्पीड में रेशियो तो पूछ रहा है, तो v1 अपॉन v2 कितना हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस कितना होगा, 1/√2 ही तो होगा बेटा। यस सर। So, ऐसे क्वेश्चंस को हमें बहुत जल्दी करना है, टाइम नहीं लगाना है इनमें, ठीक है आगे चलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, एंड एक क्वेश्चन हम करेंगे, दिस वन वी विल डू, इसको सॉल्व करो। ट्रांसवर्स वेव के ऊपर क्वेश्चन है। इक्वेशन दी हुई है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तुमको पूछ रहा है कि कौन सी वैल्यू वेवलेंथ की जो कि वेव वेलोसिटी को बराबर कर देगी मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी के। तो अब सबसे पहले तो आपको वेव वेलोसिटी लिखनी आनी चाहिए, क्या आपको वेव वेलोसिटी लिखनी आती है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, क्योंकि सर आपको वेवलेंथ का रेफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे। अगर नहीं आती है तो नहीं कर पाओगे। अब वेवलेंथ के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा होता है क्या वेव का वेलोसिटी बच्चों, वेव का वेलोसिटी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा होता है, बोलो हाँ या ना। यस सर। ना? लेकिन फ्रीक्वेंसी तो दे ही नहीं रखी है आपके इसमें क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी दे रखी क्या क्वेश्चन में, कुछ नहीं दे रखा फ्रीक्वेंसी के बारे में, ये भी नहीं दे रखा कि कहाँ से निकालोगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो चीज पता है वो लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, ट्राई करूंगा फ्रीक्वेंसी को रिप्लेस कर दूं, किससे, टाइम पीरियड से। टाइम पीरियड से क्यों रिप्लेस कर दूं, क्योंकि टाइम पीरियड मुझे पता है 2 पाई बाई ओमेगा होता है, और ओमेगा मेरे इक्वेशन में है। क्या ये लॉजिक समझ में आया सबको, क्या हो जाएगा ये लैम्डा अपॉन टी, क्योंकि टी क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, समझ में आती है बात। यस सर। So this will become velocity of wave will become lambda divided by lambda into omega divided by 2 pi. ये आई फर्स्ट इक्वेशन, lambda into omega divided by 2 pi। अब पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम वो भी कितनी हो सकती है, a टाइम्स ओमेगा। पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है जब x जीरो हो जाए, राइट। अरे हाँ ना बोलो भाई, यस सर। जब x जीरो हो जाए तो x जीरो हो जाएगा तो अंडर रूट a स्क्वायर बचेगा, जो कि a आ जाएगा बन के बाहर, तो क्या हो जाएगा पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगा a टाइम्स ओमेगा, एम्पलीट्यूड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लीकेशन। अब तुम बोल सकते हो कि पार्टिकल और वेव दोनों की वेलोसिटी बराबर करने का मतलब क्या हुआ, कि आप a ओमेगा को बराबर कर रहे हो लैम्डा टाइम्स ओमेगा से डिवाइडेड बाय 2 पाई से। तो ये वेव ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, राइट। पूछ क्या रहा है, वेवलेंथ का वैल्यू पूछ रहा है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 पाई मल्टीप्लाई बाय ए। ये समझ में आया सबको, यस सर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई डाउट इसमें बच्चों, नहीं, ऑलराइट। फ्यू क्वेश्चंस आई एम गिविंग यू एज होमवर्क, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो आप कर लेना, तीन क्वेश्चन दिए मैंने इसमें होमवर्क में आपको टोटल। डू नॉट इग्नोर दीज क्वेश्चन, से अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से फॉर्मूला का रिवीजन के लिए, तो सॉल्व जरूर करना, ठीक है। उनके सोल्यूशन वैसे हैं तुम लोगों के पास में, आप लोगों को मैंने पीवाई क्यूज की पीडीएफ भेजी हुई है, जिसके पास नहीं है वो मुझसे मांग लेना,
जसनूर आपको इंडिविजुअल अगर चाहिए तो मैं इसकी तो भेज ही दूंगा आपको अभी, है ना, और कंबाइंड चाहिए तो गिव मी सम टाइम, मैं आपको वो भी भेज दूंगा, ठीक है। यस सर। इंडिविजुअल एसएचएम और वेव्स की तो मैं आपको भेज ही दूंगा, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोग देख लेना, ठीक है, क्या आंसर्स आ रहे हैं और क्या सोल्यूशंस हैं। तो अगली क्लास में हम वेव्स को कंटिन्यू करेंगे, ये मैं पहले से बता रहा हूँ, वेव्स को कंटिन्यू करेंगे। सेमीकंडक्टर लिखा हुआ है, लेकिन वी विल नॉट कंटिन्यू सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर हम अगली क्लास में करेंगे। कल वाली क्लास में हम वेव्स कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। यस सर। चलो मिलते हैं अगली क्लास में फिर, बाय बाय। बाय सर।